अस्सलामुअलैकुम न्यूज स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी मंजरनामा एक बार फिर कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वही रास्ता हम अपनाएंगे। इसका साफ साफ मतलब यह है कि मुल्क की सियासत एक बार फिर कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि अगर किसी ने हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन के दौरान धांधली की तो फिर नताइज खौफनाक होंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया है और हरीपुर इलेक्शन में फौज तलब कर ली गई है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी का जारहाना तर्ज सियासत तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? क्या इंतखाबी अमले को धमकाने के इल्जाम में सुहेल आफरीदी नाअहल हो सकते हैं? क्या 27वीं तरमीम एक नई वकला तहरीक को जन्म दे सकती है? क्या मुस्ताफी जजेस वकला तहरीक में शामिल हो सकते हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जुमे को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। क्या मुतहदा ऑपोजिशन हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकती है? अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाकर हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मान रही। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मजलूमियत कार्ड खेल रही है और हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि हुकूमत इमरान खान से लीडरशिप की मुलाकात क्यों नहीं करा रही है? जवाबात जानने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पीजे मीर साहब सीनियर तजियाकार हैं, कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनके साथ साथ शफकत एवान साहब जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। कमर दिलशाद साहब, आपसे सवाल करना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब को उनके जारहाना तर्ज अमल पर बुला लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से? क्या देखते हैं, क्या उनके लिए नाअहली की तलवार अब लटकना शुरू हो गई? असुली तौर पर चीफ मिनिस्टर केपी को अपने स्टेट का ख्याल रखना चाहिए था। एक तरफ वो अगर तहरीक बाकायदा वज़ीर आला हैं केपी के, लेकिन साथ साथ वो फेडरेशन की भी एक नुमाइंदा हैं और फेडरेशन का नुमाइंदा होने की हैसियत से उन्हें बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन के इदारे जैसे जो कानूनी रायनी तौर पर बड़े मजबूत इदारा है, तो उनको धमकियां देना, उनके स्टाफ को जो है उनको तज़हीक करना, बेइज्जती करना, तो वो उनके दायरा कार में नहीं आता था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त एक्शन लिया। पहली बात उन्होंने ये किया कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत आर्मी तलब कर ली और साथ साथ जब कल उनको जब तलब किया जाएगा तो 3 सवाल किए जाएंगे। या तो वो माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते तो फिर जुर्माना किया जाएगा 50,000 रुपया। अगर वो जुर्माना भी अदा नहीं करते तो फिर तीसरी पोजीशन इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास ये रह जाती है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तीसरी, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। अगर ये तमाम मरहले तो वो तैयार किए बैठे हैं। आपका जो प्रोग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा एक आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह के हमें सुहेल आफरीदी की नफसियाती तौर पर हमें नजर आ रहा है, उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज तरीका, तर्ज हुकूमत, तो वो मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं। जो मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं तो माफी भी नहीं मांगेंगे, जुर्माना भी अदा नहीं करेंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास फिर एक ही तरीका रह जाता है कि इस हल्के में इंतखाबात को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें। अच्छा, सबसे बड़ी अहम बात ये होगी, क्योंकि जैसे हमें सुहेल आफरीदी का नजर आ रहा है कि उसने माफी तो मांगनी नहीं, ना उसे जुर्माना अदा करना, तो इलेक्शन कमीशन के हकामात को उसने उड़ा देना है हवा में। तो इन हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास एक ही तरीका क्या रह जाता है कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर दें फॉर द टाइम भी। एक और बड़ी बात होती है, इससे पहले भी इमरान खान साहब जो थे वजीर आज़म पाकिस्तान, उनको भी इसी तरह के नोटिस भी जाते थे, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, जुर्माना भी अदा नहीं किया, लेकिन वो हालात तो थे, वो चलते रहे और इलेक्शन कमीशन ने भी कोई इतना सख्त कदम नहीं उठाया, लेकिन अखबारात में तो उनके बारे में बयान देते रहे। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 3 मिनिस्टरों ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। जब प्राइम मिनिस्टर थे अपने इमरान खान, तो इलेक्शन कमीशन ने तीनों को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त के जस्टिस थे अतर मनउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को कालजम करार दे दिया था। तो ये सारी एक अदालती जंग है। तो अब इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि हम इसको डिस्क्वालीफाई कर दें, कहीं पेशावर हाई कोर्ट से वो अपना स्टे ऑर्डर ले आते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की रेट कमजोर हो जाएगी। इसलिए लिहाजा यही नजर आ रहा है कि इस इलेक्शन को ये तो मुलतवी करें, और मुलतवी करने से जो है वो इलेक्शन कमीशन की साख भी मजबूत रहेगी और वो जो है इलेक्शन नहीं हो सकेगा। और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा,
कि हालात मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं। अगर मुहाजराई सख्त हो गया तो मुल्क में मुमकिन है सूबे में एमरजेंसी भी लग सकती है और हालात भी बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह सोहेल अफरीदी चाहते यही है कि गड़बड़ हो, बाकायदा एमरजेंसी लग जाए या हालात खराब हो जाए या आईनी बुरहान पैदा हो जाए इस तरह, क्योंकि उनकी भी यही ख्वाहिश है। तो अब हमारा तो नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन मुल्तवी होने के इम्कान ज्यादा है। अच्छा कमर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मामला बहुत संगीनी की, जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया, संगीनी की जानिब जाते हैं तो क्या नाअहली भी हो सकती है इस सारी सूरत हाल? हाँ, इनके नाअहलियत तो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने सुबह केपी के 3 मिनिस्टरों को उन्होंने नाअहल करार दिया था, जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को 24 घंटे में काज़म करार दे दिया था। इसी तरह ये नोटिस तो जारी होते रहते हैं। ये नोटिस तो उन्होंने बिलावल जरदारी को भी दिए थे। उन्होंने वो बड़े मुदब्बर सियासतदान है, वो समझ जाते हैं। उन्होंने माफी मांग ली और 50,000 रुपये अदा कर दिए। इस तरह 3-4 और मिनिस्टरों को भी तो उन्होंने किया था, उन्होंने सबने माफिया मांगी और पैसे जमा करवा दिए ताकि हालात खत्म हो गए। जैसे कि इलेक्शन रूल कहता है कि 50,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, हमें तो नजर नहीं आ रहा कि सोहेल जुर्माना भी अदा करेगा या माफी मांगेगा। अच्छा, लेकिन कमर साहब, इस तरह की कोई इससे पहले कोई नजीर मिलती है कि वजीर आला को इस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाए? और अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो जो इस वक्त केपीके के हालात हैं तो वो सुबह जो है इस किस्म की जो एक नाअहली होगी उसका मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं, मुतहम्मिल आपने तो बात दुरुस्त फरमा दी, मुतहम्मिल होने के इम्कान नजर नहीं आ रहे। इस लिहाज से कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बड़ी संगीन सूरत हाल है, दहशतगर्दी भी हो रही है और जो बाकायदा ऑपरेशन भी हो रहा है। लेकिन हालात को देखते हुए नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इसमें इलेक्शन को मुलतवी करेगा। मेरे वक्त में भी इसी तरह हुआ था, सवात में दो एमपीए का जो है वो मर्डर हो गया था, तो हमने इलेक्शन को मुलतवी कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। तो वो तकरीबन 6 महीने तक इलेक्शन मुलतवी रहा। यहाँ भी सूरत हाल इसी तरह की खतरनाक सूरत हाल है। पोलिंग स्टाफ कहेगा हम नहीं जाते, हमें खतरा है, वोटर्स कहेंगे हमें पोलिंग स्टेशन पर खतरा महसूस हो रहे हैं। तो इसका तो आसान तरीका ये है कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। अच्छा ठीक है, ये तमाम तर सूरत हाल बनती हुई हमें नजर आती है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, क्या देखते हैं मुल्की सियासत अब किस जानिब जाती नजर आती है? एक जानिब इस तरह से इलेक्शन कमीशन को धमकियां, दूसरी जानिब बानी के हवाले से उनकी बहनें जो बैठी थी वहां पर, उन पर उनका जो इल्जामात हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया, ठंडा पानी फेंका गया। क्या देखते हैं मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया जी। सियासत तो उसी तरह चल रही है, किसी तरफ नहीं जा रही। और मेरे ख्याल से सियासी माहौल मुस्तहकम हो रहा है, इस्तेहकाम आ रहा है। हम लोग मुआशी तौर पे भी बेहतरी की तरफ गामजन है, डिप्लोमेसी भी हमारी बेहतर है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर उसे रिकग्निशन मिल रही है जी। जहां तक पीटीआई और उसके लोगों के बारे में है, वो तो पहले दिन से इस निजाम को खत्म करना चाहते हैं और ये कोई कोशिश अब से नहीं है। उनकी तकरीबन ये तीसरा चौथा साल है कि वो यही चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हुई। और जो हुकूमत उन्हें मिल गई केपीके के अंदर और तीसरी दफा मिली, वो लोगों की खिदमत की बजाय महाजराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो हमारा सूबा बड़ा सेंसिटिव है, वहां पे हमारा अफगान बॉर्डर है। अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया के साथ मिलके कोई साजिशें तैयार कर रहा है। तो अगर ये इस तरह करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, इनकी इस तरह से कुछ नहीं होगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका इस हवाले से जी बैरिस्टर साहब पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, अब हमने देखा सोहेल आफरीदी साहब के बयानात, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बुला लिया गया उनको। क्या देखते हैं मुल्की तर्ज सियासत, क्या उनकी नाअहली हो सकती है? और अगर हो जाती है तो क्या इस वक्त मुल्की हालात और खासतौर पर केपीके उनकी नाअहली का मुतहम्मिल हो सकता है? देखें, यहाँ जब हम सियासत की पाकिस्तान में बात करते हैं, इसके 3 पहलू हैं। एक, अपोजिशन जो होती है उसका एक फर्ज बनता है कि वो अपने आप को गवर्नमेंट इन वेटिंग समझे और वो आप कह रहे हो कि मुशावरत करे हुकूमत के साथ कि जिसके अंदर मुल्क की बेहतरी है। ये जो अपोजिशन है पीटीआई की इन पर्टिकुलर, मुझे इस पर बड़ी उम्मीद थी कि ये एक ऑपोजिशन करेंगे और एक तकड़ी ऑपोजिशन करेंगे जिसमें मुल्क का मुफाद आगे आएगा, लेकिन ये नहीं हुआ और नहीं हो रहा।
और ये जो आपने देख लिया कि इंटरनल इनकी इश्यूज और ये वो ये सब के हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी के भी हुए हैं, नून के भी हुए हैं, सारे हर जमात के हुए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ जो इस वक्त पीटीआई जो कर रहा है, इंस्टेड के अपने आप को सोलिडिफाई करे और एक तकड़ी पॉलिटिकल जमात बनाए, ये वो नहीं कर रहे। और जब आपने कहा कि सियासत कैसे है यहाँ पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इससे बदतरीन सियासत मैंने आज तक नहीं पाकिस्तान में देखी। ये सब बातें करते हैं, हाँ जी ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। यार हम किससे झूठ बोल रहे हैं यार? खुदा के लिए नीचे जाएं, ग्रास रूट पे जाएं। आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा साफ, अब उसको जॉब नहीं मिल रहे, उसकी तनख्वाहें कितनी है, उसकी एजुकेशन कितना कहाँ जा रहा है। अब मुझे बताओ ये सब चीज करप्शन ब्रीड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो ये आज की हुकूमत को छोड़े, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बीमारी हमारे पास आ रही है और इस बीमारी को हम एड्रेस नहीं कर रहे। हम वो कहते हैं ना टांका पट्टी चला के मुल्क को चला रहे, इस तरह नहीं चलता। आपने मुशावरत के साथ चलना है और ये जो ऑपोजिशन है इसका काम है, इसमें कोई अकल आनी चाहिए, कोई सेंसिबिलिटी आनी चाहिए कि यार आपने कल भी हुकूमत करनी है। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा सवाल कि जुमे को यौम सहा की भी कॉल दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इतना तगड़ा एहतजाज होगा ऑपोजिशन की जानिब से, या कुछ ऐसा होगा कि बड़ी तब्दीली हम इनसे कोई एक्सपेक्ट करें? मैं कहता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज ले आए, आधे पाकिस्तान को बाहर निकाल के ले आए। क्या वो सोल्यूशन होगा? या एक सोल्यूशन आप असेंबलीज में करेंगे, फिर असेंबलियां तोड़ देने यार, फिर असेंबलियां सेनेट और ये जितने भी हैं प्रोविंशियल नेशनल इनको खत्म कर दें, फिर रोड पे आ जाए आप। रोड पे आप जरूर एहतजाज करो। मैं कहता हूं एक आदमी का भी एहतजाज 10 आदमियों का एहतजाज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये एक रिजेंटमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। लेकिन सही ऑपोजिशन अगर आपने करनी है, आपने असेंबलीज में करनी है। असेंबलीज में सारा काम होगा, रोड्स के ऊपर नहीं होगा। इमरान खान ने किया था ना, ये क्या किया था, वो धरना दिया था, क्या उसने गवर्नमेंट धरने से उड़ाई है? नहीं, उसने जो गवर्नमेंट जीती है ये अपनी, ये इलेक्शन से जीती है। इलेक्शन तो आपने हर काम इलेक्शंस के थ्रू और थ्रू पार्लियामेंट करना है। अगर पार्लियामेंट को नहीं करोगे, एक कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा पीजे मीर साहब, एक और जो चीज़ है, हम देखते हैं कि बानी से होने वाली मुलाकातें रोक दी गई हैं और अब जो है वो पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि बानी को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। तो इस तमाम मामलात में गवर्नमेंट भी तो एक कमजोर पिच पर खेल रही है। क्या है कि अगर उसमें मुलाकातें करवा दी जाएं या हमेशा के लिए अब मुलाकातें बंद ही कर दी जाएंगी? ये बहुत बड़ी जाती है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तो हमने जमहूरियत की तरफ जाना है और अगर हमने यही रवैये रख दिए, तो याद रखें ये आपको आके आगे डसेंगे। ये झूठ नहीं है, ये फैक्ट है, ये डसेंगे। तो क्यों आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं? कल आप ये देखो, गवर्नमेंट कोई परमानेंट नहीं होती। सब कहते हैं जब सीट पे बैठते हैं कि मैं परमानेंट हूं। परमानेंट आज तक जिंदगी में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीक्स, द रोमन्स, द सफाविड्स, यू नो, जो मर्जी आप ले लो, खुलफा राशिदीन से ले लो, नथिंग इज परमानेंट। बिल्कुल परमानेंस वहां आती है जहाँ कंटिन्यूटी होती है और एक दूसरे को मिलके चलते हैं। अब जब हम 17th सेंचुरी से रिपब्लिक्स में आए हैं, रिपब्लिक का मतलब यह है, जो गवर्नमेंट्स को हम कहते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और उसके अंदर भी इन्वॉल्व ऑल द पीपल। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादती होगी हर एक के साथ। हमने ये ज्यादती बेनजीर के साथ की है, हमने ये नवाज शरीफ के साथ की है, आसिफ जरदारी के साथ की है, और आज इमरान के साथ कर रहे हैं। तो हम कब तक करते रहेंगे? ये मुझे बता दें आप, ये हमारी हिस्ट्री है, कब तक इसको करते रहेंगे? हमें इस वो कहते हैं ना, बायोपिक अप्रोच से बाहर निकल के पाकिस्तान का सोचना है और एक खुले दिल से सोचना है। ऑपोजिशन आएगी यार, आ जाए, उसका एक ओपिनियन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सीन। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हमने देखा कि इससे पहले जब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जब कुछ हुआ, उनके दरवाजे तोड़े गए, तो हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से बड़ी शदीद मजम्मत की गई उस रवैये की, उस तमाम सूरत हाल की। लेकिन अब जिस तरह से पानी फेंका गया और जिस तरह से उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि मारपीट की गई, तो क्या अब आप नहीं समझते कि अब इस हवाले से भी एक जो है वो जवाब दिया जाना चाहिए? इस हवाले से भी बिलावल भुट्टो साहब की या उनकी पार्टी की एक आवाज आनी चाहिए? देखिए, दोनों बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। जब मरियम साहिबा अपने खामन के साथ एक होटल के अंदर थी और कोई फैमिली हो या मियाँ बीवी हो,
और दरवाजे तोड़े जाएं और अंदर जाया जाए, इसकी मजम्मत तो होती है। एहतजाज के दौरान अगर पानी फेंक दिया गया है, हम इसकी भी मजम्मत कर देते हैं, लेकिन उस तरह मजम्मत नहीं होती। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, रवैयों के अंदर, पोजीशन के अंदर। तो हम नहीं चाहते, देखिए जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होगा और मर्दों खवातीन होंगे, मुझे बात पूरी करने हैं, जी, मर्दों खवातीन होंगे जब भी, तो वो जब भी होंगे तो किसी का हमें जाती तौर पे बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगे। हम कहते हैं कि खवातीन के साथ रियासत को, हुकूमत को, पुलिस को ये सलूक नहीं करना चाहिए, लेकिन खवातीन को भी देखना चाहिए कि इस आड़ के अंदर उन्हें भी अमनो अमान के अंदर कोई किसी किस्म की उन्हें न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें भी हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपकी फरमाइश है तो हम मजम्मत कर देते हैं। लेकिन मरियम साहिबा वाला और ये मामला बड़ा मुख्तलिफ है। और एक जो जमात है वो मुसलसल, देखिए यहाँ पे मैं पीजे साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ और उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पार्लिमानी जमहूरियत है, मुश्किल वक्त आते हैं, हमसे ज्यादा मुश्किल वक्त पीजे साहब यहाँ पे मौजूद है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा मुश्किल वक्त किसी ने नहीं गुजारे। भुट्टो साहब की फांसी हो, बीबी की सारी जदोजहद हो, जरदारी साहब की 14 साल की कैद हो, लेकिन हमने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मोहम्मद खान जुनेजो की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी चली गई थी। जनरल मुशर्रफ के साथ भी मीर साहब का शिकवा ये भी है, वो कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ, सबके साथ होता है, लेकिन सीखते नहीं हैं। वही चीजें एक दफा फिर से वही जब खुद इक्तदार में आते हैं वही दोहराते हैं और बाद में फिर उसके हवाले से मज़ा। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। पीजे साहब ने जो कहा है बिल्कुल वजह कहा है। पीपल्स पार्टी ने ना कोई सियासी कैदी रखा है, ना हमने किसी के घरों पे हमला किया है, ना हमने मुखालिफ जुबान इस्तेमाल की है। मियां नवाज शरीफ सारी जिंदगी बीबी के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते रहे वो सारी दुनिया जानती है, हमने इस्तेमाल नहीं की। लेकिन मुकाफाते अमल हुआ कि आप आज उनके घर के सामने 21 गाड़ियों की सलामी सुबह उठते उन्हें मिलती है, तो ये मुकाफाते अमल है, हमने नहीं किया, कोई और उनसे ज्यादा बदतमीज आ गया। बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी का जी ये क्रेडिट तो बनता है। मुझे जरा बात कर रहे थे पॉजिटिवली, एक जी पीजे साहब जो बात कर रहे थे, अपोजिशन को अपना काम पार्लियामेंट के अंदर करना होता है और उन्हें हम देखते कि इमरान खान कोई शैडो कैबिनेट लेके आते, कोई ऐसे लोग चले बुजदार से सीखते हुए कम से कम अब अपोजिशन और केपीके की हुकूमत अच्छी ले आते, लेकिन वो तो पहले से भी अबतर है, तो सीखा कुछ नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवालात ले जाते हैं अपने पैनल की जानिब। पीजे साहब, अभी जो हम देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब का जो तर्ज अमल है, क्या इस तमाम माहौल में ये तहरीक इंसाफ है उसको पीछे लेकर जाएगा, या कुछ जो इससे वो गेन करना चाहते हैं, जो सोचे बैठे हैं, वो सब कुछ गेन कर पाएंगे? देखिए, इनको अपने आप, इनकी जो पॉलिटिक्स है इसको डायसेक्ट आप करें, और डायसेक्शन में ये है कि आपने अपने प्रोविंस पे तवज्जो देनी है जिसके लिए आप चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, ये प्रोविंस है ये नुकसान में जाएगा। यस, आपका पूरा हक बनता है, जिस तरह बाकियों का भी बना है, आप बिल्कुल अपने लीडर की सपोर्ट करें, बिल्कुल उनके साथ जाएं, आप उन्हीं की वजह से यहाँ, तो आपने जितनी भी आपने उनको एक सपोर्ट देनी है वो आप दें, लेकिन आप अपने काम जो है, आपका जो प्रोविंशियल काम है, जो प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको निग्लेक्ट ना करें, इसको मिक्सअप ना करें। अगर आप ये करेंगे तो उसमें देखो, अवाम एट लार्ज विल बी अफेक्टेड, और इमरान खान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अवाम को तकलीफ हो, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए ये जो आपके जो आप सुहेल अफरीदी हो गए या दूसरे मिनिस्टर्स या इनकी पार्टी के जो लोग हैं, आप एक अपने दो विंग्स बना लें, एक काम करें अपना जो आपका सियासी काम है, और दूसरा काम करें जो इमरान खान की रिहाई है, और वो रिहाई जो आनी है वो आपकी थ्रू कोर्ट्स आनी है, रोड्स पे तो नहीं आनी ना जी। अगर आप पटियाला जेल इधर चले जाएंगे, मुखालफत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनली आपकी पिक्चर्स बनेंगी, अखबारों में आएगा, टीवी पे आएगा, फाइन, बट जो रिजल्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे दैट विल कम थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। और हम यही कहेंगे कि कोर्ट्स ऑफ लॉ, प्लीज खुदा के लिए आप इंसाफ दें, सबको इंसाफ दें। और अभी जो बैरिस्टर आमिर जो बात कर रहे थे, एक चीज मैं आगे लेके आऊं जी, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन नवाज शरीफ एंड बेनजीर हो गई थी कि जब नवाज शरीफ के जब इनके वालिद अरेस्ट हुए,
बेनजीर साहबा ने खुद मुझे कहा कि पीजे, यू नो नवाज शरीफ, प्लीज टेल हिम आई हैड नथिंग टू डू विद इट। एग्जैक्ट वर्ड से, आई हैड नथिंग टू डू विद इट और द अरेस्ट ऑफ हिज फादर, एंड आई डिड टेल। और ये कई होता है कि नीचे जो होते हैं ना, ये बड़े चमचे बन जाते हैं, बड़े वो मोर लॉयल देन द किंग बन जाते हैं, और इस तरह के जो फिर आपकी जो नेशनल जो आपकी मिसपरसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं इसमें भी हमें गौर फिक्र करना है। देखो बड़ी सिंपल बात है, जिस आदमी को जो मर्जी आपने ओहदा दिया है, अगर वो ओहदे से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, एक मॉरली गलत है, और थर्डली एक मैं समझता हूं एज लॉयल्टी टू द स्टेट वो गलत है। आप अपने कानून के दायरे में हर चीज करो, उसमें कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन उससे आप हद के आगे जाओगे, याद रखो कोई कहानी है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये प्लीज ये ना हो, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए। पार्टीज आएंगी जाएंगी, होंगी चलेंगी, बंद होंगी, पाकिस्तान हैज टू रिमेन। That is the main बिल्कुल thing. ठीक। अच्छा पीजे मीर साहब, आपकी मौजूदगी का कुछ और फायदा भी उठा लेते हैं। ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त जजेस के इस्तीफे एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है, तो क्या देखते हैं इस तनाजुर में कोई वकला तहरीक स्टार्ट हो सकती है? क्या जजेस उसमें शामिल हो सकते हैं? क्या लगता है अमूमी जो तासुर बनता है इस हवाले से कुछ आपका तज्जिया? हमारी कोई तहरीक नहीं शुरू हो सकती है, ना होगी, याद रखना। ठीक, आपका एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर अंदर है, क्या तहरीक है मुझे बता दो। बातें तो सब करते हैं, किधर आई है? जब आपने तरीके करनी है ना, तो कुछ सीखे बेनजीर भुट्टो के फॉलोअर से। उन्होंने वो जहांगीर बदर ने, ऐसे लोगों ने वो क्या कहते हैं, लाशें खाई हुई है, लाशें उनको पड़े हुए हैं, वो खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। यहाँ तो जब आप बात करते हो ये पॉलिटिकली, ये तो सब लोटे इधर उधर के बने हुए, कोई इस पार्टी में उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। जब कोई लीडर पे मुसीबत आती है, बात आती है इन जजेस की। वो 6 जजेस भी थे, आज वो 6 जजेस, उसको जो लेटर लिखा है, आज उनके इस्तीफे नहीं आ रहे, क्योंकि बात तो वही आई ना 27th अमेंडमेंट के। जब हम बात करते हैं कि कंट्रोल एग्जीक्यूटिव ले रहा है, तो फिर उसके मुतालिक इन प्रिंसिपल आप कह रहे हैं कि एक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, व्हाई नॉट अ यूनानिमस? क्योंकि एवरीबॉडी इज डिवाइडेड, एवरीबॉडी इज नॉट ऑन द सेम पेज। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि वी नीड टू सिट डाउन एंड टॉक। हम इस मुल्क को इस पे अमेंडमेंट्स में चला रहे हैं, पीसीओस पे है, एसआरओस पे है। आपने ये मुल्क किस तरह करना है? मैं तो इसके भी पीछे जाता हूं। मैं कहता हूं आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को अब रिव्यू कर लो, रिवाइज कर लो, इसकी इंटरप्रिटेशन देख लो। एक केस जाता है, 4 इंटरप्रिटेशन उसकी आ जाती हैं। तो व्हाई डोंट वी गेट इंस्टेड ऑफ एम्बिग्विटी, हम इसको क्लैरिटी इस पे क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? हम ला सकते हैं। वी शुड थिंक एंड टॉक अबाउट इट। लेकिन याद रखना, हम बड़ा लेट रिएक्ट करते हैं। अभी आपके फ्लड्स खत्म नहीं हुए, अगले साल फोरकास्ट बहुत ज्यादा है, अभी तक कोई रिजर्वोयर्स बन रहे हैं, अभी तक कुछ आपने कोई इस तरह की चीज तैयार की है? ये फिर सब रोएंगे, जिसकी भी हुकूमत होगी ये रोएंगे कि नहीं जी हमें तो पता नहीं था। यार क्या नहीं पता? अगर अब नहीं होगा और फ्लड्स के अंदर तूफान आएगा, इन सबको अरेस्ट करके बंद कर दो। खुदा की कसम लोगों को कहो, ऐसे हमें हुक्मरान नहीं चाहिए। मुझे काम चाहिए आवाम का। भाई मुझे ये लोग जो मर्जी आया है, आई डोंट केयर। वी नीड पीपल हु नीड टू वर्क विद द कंट्री। अगर वो काम नहीं करेंगे तो मुझे बता दो कि किस किस्म के हुक्मरान है यार। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। बिल्कुल ठीक। यही बात बैरिस्टर साहब से पूछे थे। बैरिस्टर साहब, हम ऑपोजिशन के हवाले से होते हैं, थोड़े से शाकी होते हैं। हम कहते हैं कि कुछ ऐसा मामला हो उनको अंदर कर दिया जाए, या कुछ और मामलात हों तो हम उनको सप्रेस करके एक साइड पर लगा दें। ऐसा क्यों नहीं होता हुक्मरानों में कि वो अवाम के लिए काम करें, अवाम से क्रेडिट लें और आगे आए अवाम की बलबूते के ऊपर कि हम उनके लिए काम करते थे, वो हमारे साथ खड़े हैं, ना कि कभी ऑपोजिशन जब हुकूमत में आती है तो पहले दूसरों को दबाए और जब वो हुकूमत में आ जाए तो वो दूसरों को दबाते रहें। जी देखिए, मैं 100% इससे इत्तेफाक करता हूँ। जो बात पीजे मीर साहब भी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और यही उन्होंने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि मोहतरमा ने उस वक्त जब मियां शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया और चंद घंटे के लिए किया गया, तो बीबी ने उसकी तरदीद की और उसकी मजम्मत की, लेकिन हमने बाकी अपने किसी सियासी मुखालिफ को कभी बंद नहीं किया। और देखिए, जब आपको गवर्नमेंट मिलती है तो फिर आपका काम यही होता है। इवन आपको अपोजिशन भी मिलती है तो आपका काम कोई जिम्मेदारी होती है। ये हुआ मछली मंडी आग लगाना ये अपोजिशन का काम नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने 17 सीटों के साथ अपोजिशन करके दिखाई है।
कानून साजी के ऊपर चैलेंज किया है, और असेंबली के अंदर जो किरदार बतौर अपोजिशन लीडर है, शायद ही तारीख में ऐसा कोई अपोजिशन लीडर पाकिस्तान को मुयसर आया हो। तो फिर हमने इख्तलाफात किए हैं इख्तलाफी अमूर के ऊपर जो हमारे मंशूर में नहीं थे या मुल्क और रियासत के खिलाफ थे, लेकिन जमहूरी अंदाज में। और अगर हुकूमत की कोई बात अच्छी हुई है तो हमने एग्री किया है, बैठे हैं उसके साथ। इवन डीबी ने बदतरीन दौर के अंदर भी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरपर्सन बनना एक्सेप्ट कर लिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी। तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। और जब आप हुकूमत में हो, मैं तो कह रहा हूँ अपोजिशन में आपको काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप हुकूमत में हो तो फिर आपका काम अपोजिशन नहीं है, हंगामा आराई नहीं है कि एक वजीर आला अपना सूबा छोड़ के आके इस्लामाबाद, पहला वजीर आला था वो रोज हमला करता था पूरे वसाइल के साथ। ये वजीर आला आया कहता मैं किसी के इश्क में गुम हूं। अगर आप किसी के इश्क में गुम हैं तो वो करोड़ों अवाम के पी के किधर जाएं? ना आप उनके भूख की बात कर रहे हैं, ना अफलास की बात कर रहे हैं, ना दहशतगर्दी की, ना उनके जानो माल के तहफ्फुज की। आप तो बात कर रहे हैं एक फर्द की, और कोई हुकूमत काम नहीं कर रही केपीके के अंदर। तो इसके लिए लोगों के लिए कुछ कीजिए, ये भी तो दरखास्त आप लोगों को करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवालात ले जाते हैं अपने पैनल की जानिब। पीजे मीर साहब, अब हमने देखा कि IMF की जानिब से भी कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है, और अशराफिया जो है वो मुल्क को धड़ाधड़ लूट रही है। तो अब क्या देखते हैं कि क्या इस सारे माहौल में क्या करप्शन खत्म होती हुई नजर आती है? वो गवर्नेंस कि जिसका लोग ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए जो है अपने नुमाइंदे चुनते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो मामला तो वैसे का वैसा है। और अफसोस ये कि बाहर की जो फर्म्स हैं, बाहर की जो ये जो सारे इदारे हैं, वो भी अब कहते हैं कि जनाब करप्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है। देखिए, करप्शन की जब हम बात करते हैं, ये तो पूरी दुनिया में करप्शन होती है और होती रहेगी, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन अब आपने इसकी सोल्यूशन की तरफ कहां जाना है? आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करें, लोगों को 10 जगह पे जाके अपने काम करवाने ना पड़े बिजनेस के लिए, हर चीज आप फैसिलिटेट करें, तो आपका करप्शन कम होगा, मिनिमाइज होगा, खत्म नहीं होगा। आप मोटरवे पुलिस ले लो यार, वहां क्यों नहीं करप्शन? बड़ा सिंपल है, आप वायलेट करते हैं, कोई वायलेशन होती है, वो आपको चलान दे देते हैं, खत्म हो जाती है। बाहर क्यों करप्शन? बाहर इसलिए करप्शन है, नंबर 1, जिसको हम कहते हैं कि पुलिसमैन, आपने पुलिस वालों की तनख्वाहें देखी हैं? बिल्कुल ठीक। ये इनकी तनख्वाहें इतनी है कि ये मेरे ख्याल सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इन्होंने घर भी चलाने हैं, बच्चों को इन्होंने स्कूल पे भी भेजना है, लेकिन ये क्या करेंगे? आपने इनको वर्दी पहना दी है और वर्दी के अंदर आपसे लूटेंगे। बिल्कुल ठीक। इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे? लोगों पे आप ग्रास रूट पे अपना टैक्स बेस को बड़ा करो। बिल्कुल, जब तक आप टैक्स बेस को बड़ा नहीं करोगे, आपके अंदर करप्शन रहेगी। तो IMF बिल्कुल सही कहती है। और दूसरी चीज जो है, जब हम IMF से पैसे लेते हैं, वो स्टेबलाइजिंग के लिए लेते हैं, पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं लेते। बिल्कुल ठीक। और हम यही करते हैं, पॉलिटिकल गेन्स के लिए ले लेते हैं ये। बिल्कुल ठीक। Which is a wrong thing. अच्छा, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया इस हवाले से। अच्छा, शफकत आवान साहब PTI के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफकत साहब, जो हम मामला देखते हैं, ठंडा पानी सर्दी में फेंक दिया जाता है, मुलाकात नहीं करवाई जाती बकौल आपके, और जो तमाम हमने इस सारी सूरत हाल को देखा, मारपीट का कहा गया आपकी जानिब से, और ऐसे में वजीर आला KP जो है वो ऐसे बयानात देते हैं कि उन पर अब नाअहली की तलवार भी लटकने लगती है। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करने जा रहे हैं, आगे किस तरह बढ़ना है? देखिए, हमारे लिए सारे रास्ते ये बंद करते जा रहे हैं, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं। हमने कोर्ट से आर्डर लिए, हमारी मुलाकात नहीं हुई। KP के जो वजीर आला हैं वो आज 7वीं दफा वापस चले गए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। तो अब मुझे बताएं आप कि सिवाय आखिरी ऑप्शन के एहतजाज, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके अलावा हमारे पास इन्होंने क्या ऑप्शन छोड़ा है? क्या हमारा तो सांस बंद कर दिया है इन्होंने। अपने तो इनके जो किस्से हैं वो आज IMF ने बता दिए हैं इनके कि ये कहाँ खड़े हैं इस वक्त, लेकिन हमारे लिए ये जमीन तंग से तंग करते जा रहे हैं, और बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया है। करप्शन ज्यादा है, टैक्सेस ये नहीं वसूल कर पा रहे,
और मुल्क बदहाली का शिकार है, और वहाँ पे एक सबसे मकबूल लीडर के उन्होंने जेल में रखा हुआ है, और ना तो उसकी फैमिली को मुलाकात होने देते हैं, ना रफ़क़ाए कार की, ना वकला की। तो फिर क्या ये करना क्या चाहते हैं? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, वो किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? अच्छा शफकत साहब, ये तो हुकूमत की स्ट्रेटजी है, आपको समझ नहीं आती। इस वक्त पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी, थोड़ी बहुत आप समझा सकते हैं कि वो अब किस जानिब चल निकले हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आगे करना क्या है? हम देखिए, हम बिल्कुल तमाम वो रास्ते जो एहतजाज से पहले हैं वो अपने उन पे अमल कर रहे हैं, और वो अपने हम गुजारेंगे सारे। और फिर आखिरी तो यही होगा कि दमादम मस्त कलंदर फिर होगा, एहतजाज करेंगे हम और बिल्कुल सड़कों पे निकलेंगे, और फिर उस वक्त तक वापस नहीं घरों को जाएंगे जब तक इस मुल्क में आइन बहाल नहीं हो जाता, और ये 26 और 27वीं तरमीम जैसी लानतें जो हमारे मुतफिका का आइन को तबाह कर रही हैं, वो जब तक रोल बैक नहीं होती। अच्छा शफकत साहब, ये जो आप सब कुछ करना चाहते हैं यकीनी तौर पर इसके लिए फिर एक अवाम का जमे गफीर भी चाहिए है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब आपकी जानिब से कुछ कमजोरी दिखाई गई तो उसका फायदा तो फिर उठा लिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अवाम इतने चार्ज्ड हैं कि वो आपके साथ खड़े हों, आपके बयानिए के पीछे पीछे चलने को तैयार हों? देखिए, हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है जो हमें इस मुल्क में 75-78 सालों की ये मामला है, कोई 1-2 दिन का नहीं है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इस दफा भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, और इस दफा जो हमारे ये स्ट्रगल है वो बेसूद नहीं जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शफकत आवान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। पीजे मीर साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ हैं, और उनके साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और कमर दिलशाद साहब ने भी हमें खुसूसी वक्त दिया। आप तमाम साहिबान का शुक्रिया। बात जहां से शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होती है कि जो कुछ भी होना चाहिए आवाम के मफाद के लिए होना चाहिए। अगर एक जो है एक सूबे का वजीर आला सामने आता है और अपना तमाम मनसब दाव पर लगा देता है, तो उसका नतीजा क्या है? क्या आवाम को उसके नतीजे में कुछ सुख मिलेगा, कुछ आवाम के लिए बेहतरी होगी? इस हवाले से सोचना जो है वो तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, उन तमाम कर्ता धर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जिनको आवाम ने वोट देकर मुंतखब किया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक दफा फिर से हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।